नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों क्लास को थोड़ा शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाए, सभी को बेनिफिट हो, सभी को फ़ायदा हो। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आज ही प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप पा सकते हैं ढेर सारी ऑफर, प्लस कोर्सेज, फ्री कोर्सेज एंड अदर्स क्लासेज, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे ऑफर पा सकते हैं आप। अबाउट मी मनोज कुमार, MA B.Ed नेट, स्पेशलाइजेशन हिंदी, संस्कृत एंड साइकोलॉजी। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ दोस्तों, ऑनलाइन ऑफलाइन 8 ईयर एक्सपीरियंस है। कॉन्सेप्ट बेस्ड इंटरेक्टिव क्लास चल रही है। दोस्तों यहाँ पर जो आज क्लास चलेगी वो चलेगी हिंदी व्याकरण की थ्योरी की। देखिएगा दोस्तों कि मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर काफ़ी आपसे चर्चा कर ली है। अब आपकी एग्ज़ाम को आगे खिसकाने के कारण से या आगामी कुछ समय बाद एग्ज़ाम होने की वजह से आप हिंदी की यहाँ पर व्याकरण के संबंध में एक एक टॉपिक का विस्तृत रूप से व्याख्यान करेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसका एक टेस्ट ले लिया जाएगा, मतलब एक टॉपिक एक टेस्ट, एक टॉपिक एक टेस्ट, इस तरह से चलाएंगे इसको। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान का नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अपने को क्या सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। दोस्तों डेली लाइव क्लास के अंतर्गत आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पोल में आंसर दे सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स, दोस्तों यदि स्ट्रक्चर कोर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर कोर्स भी आपके एग्जाम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए लाइन टू लाइन उसी प्रकार से तैयार किया गया जिस प्रकार से अपन लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं। बहुत ही गुणवत्तापूर्ण और बहुत ही शानदार सिलेबस है। लाइव टेस्ट एंड क्विज, दोस्तों लाइव टेस्ट एंड क्विज की बात करें तो लाइव टेस्ट एंड क्विज के अंतर्गत आप अपने परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर सकते हैं, आप इसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज कर सकते हैं और टेस्ट की डिटेल में स्टडी करके अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, दोस्तों यदि अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें जितने डिवाइसों पर चाहे उतने डिवाइसों पर देख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है। बहुत ही शानदार है आपके लिए है। यदि दोस्तों आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए तथा 24 मंथ के लिए आपके पास उपलब्ध है। जैसे 1 मंथ का यदि आप परचेज करते हैं तो 1400 रुपये है, 3 मंथ के लिए परचेज करते हैं तो 3500 रुपये है। और यदि आप इन्हीं सब्सक्रिप्शन को मेरे रेफरल कोड मनोज10 के साथ यदि परचेज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 10% का डिस्काउंट हो जाएगा चाहे कोई सा भी परचेज करें आप, ठीक है। तो जैसे 10% का डिस्काउंट होगा वैसे देखिएगा 1 मंथ के लिए सिलेबस परचेज किया जा रहा था, उसकी फीस थी, पे करना था आपको 1400 और यदि आप मेरे रेफरल कोड मनोज10 के साथ इसे परचेज करते हैं तो ये मात्र 1260 रुपये उपलब्ध हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण है, बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों आज अपन डीपली स्टडी करते हैं और आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा संधि प्रकरण। क्या रहेगा? संधि प्रकरण रहेगा। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप थ्योरी रूप में इसको एक बार अच्छी प्रकार से पढ़ लें। देखो बेटा, सबसे पहले अपन संधि शब्द की बात करते हैं कि संधि शब्द की रचना कैसे हुई, यानी संधि शब्द बना कैसे। तो संधि शब्द की रचना हुई है संस्कृत भाषा के सम उपसर्ग और धी से। धी यानी संस्कृत भाषा की ये धा धातु है। कौन सी धातु है बेटा? धा धातु है जिसका रूप बना हुआ है धी। इसका मतलब सम प्लस धी से संधि शब्द की रचना हुई है। यानी संधि शब्द में संधि यदि पूछ ली जाए तो बेटा किस संधि का प्रयोग हुआ है? नय और मय व्यंजन है। इसका मतलब जहाँ व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन होता है वहाँ संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। कौन संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। इसका मतलब निश्चित है कि सम प्लस धी से बना शब्द संधि है, उसमें यदि संधि पूछ ली जाती है तो कौन सी संधि करोगे आप? व्यंजन संधि करोगे। कौन संधि करोगे? व्यंजन संधि करोगे। यदि बेटा देख लीजिएगा संधि बराबर क्या? सम प्लस धी। और संधि की यदि बात करें तो संधि होगी बेटा कौन सी संधि? व्यंजन संधि। कौन संधि होगी? व्यंजन संधि। इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, अवगत रहे बेटा इस चीज़। अब देखिएगा बेटा, यदि अपन संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें, मतलब एक शब्द के रूप में संधि का अर्थ क्या होता है, मतलब एक शब्द के रूप में इसका अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है मिलाना या जोड़ना, या फिर अपन यूँ भी कह सकते हैं मेल जोड़ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
मेल जोड़ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेल जोड़ कह सकते हैं, कहा जा सकता है मेल जोड़। और यदि आप ये पूछा जाए आपसे कि भैया संधि का विलोम क्या होता है, मतलब विपरीत अर्थ क्या होता है, तो संधि का विपरीत अर्थ होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है। संधि का मतलब मेल होता है और विग्रह का मतलब क्या होता है बेटा? खंडन होता है। इसका मतलब खंडन का जैसे मंडन होता है, वैसे ही संधि का जो विलोम है वो क्या होता है? विग्रह होता है। क्या होता है? संधि का विलोम है वो क्या होता है बेटा? विग्रह होता है। अब देखो बेटा, यदि संधि की परिभाषा की बात करें तो संधि की परिभाषा के रूप में अपन क्या कह सकते हैं? परिभाषा यानी डेफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में ये कहा जा सकता है बेटा, परिभाषा के रूप में क्या कहा जा सकता है? आपकी स्क्रीन पर है परिभाषा की बात। ये कह रहा है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक क्या बेटा? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। यदि बेटा परिवर्तन आया है तो ही अपन उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। यदि परिवर्तन नहीं आया है तो उसे क्या कहा जाता है? संयोग कहा जाता है। इसका मतलब संधि का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। यदि परिवर्तन हुआ है तो अपन उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। यदि परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसे अपन क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। जैसे, जैसे देखो बेटा, यहाँ पर जैसे अपन ने लिखा है, जैसे में लिखा है बेटा आपने क्या लिखा है? अंत्य प्लस क्या? अक्षरी। क्या लिखा है? अंत्य प्लस अक्षरी लिखा है। अंत्य में ये में क्या है? ऐश्वर है। क्या है बेटा? ऐश्वर है। और आगे अक्षरी की बात करें तो भी उसमें क्या है? ए है। ए प्लस ए बराबर क्या बन जाता है? आ बन जाता है। क्या बन जाता है? आ बन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है ए प्लस ए बराबर क्या? आ हो गया। अंत्य प्लस अक्षरी से शब्द बन गया अंत्याक्षरी। ये परिवर्तन आ गया। इस परिवर्तन के नाम को ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। इसका मतलब जहाँ परिवर्तन है वहाँ संधि है, जहाँ परिवर्तन है वहाँ पर क्या है? संधि है। तो बेटा देख लें एक बार कि संधि शब्द की रचना कैसे हुई है? सम प्लस दी से हुई है। संधि में यदि संधि पूछी जाए तो व्यंजन संधि है। शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो मेल जोड़ हो जाएगा, मतलब मिलाना या फिर जोड़ना हो जाएगा। संधि का यदि विलोम पूछा जाता है तो संधि का विलोम होता है विग्रह। क्या होता है बेटा? संधि का विलोम होता है विग्रह। परिभाषा की यदि बात करें तो बेटा अपन कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है बेटा? संधि कहा जाता है। जैसे अपने देखा है अंत्य प्लस अक्षरी बराबर क्या? अंत्याक्षरी शब्द की क्या हुई है? रचना हुई है, उत्पत्ति हुई है। ठीक है। यदि बेटा आगे अपन बात करें तो संधि के भेद या प्रकारों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संधि के भेद या प्रकार। यदि संधि के भेद या प्रकारों की बात करें तो संधि के भेद या प्रकार होते हैं बेटा कितने? तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। ध्यान रखना, संधि के भेद या प्रकार तीन होते हैं, जिसमें एक तो होती है आपके पास स्वर संधि, एक होती है आपके पास व्यंजन संधि और एक होती है बेटा आपके पास विसर्ग संधि। देखिएगा कि संधि के भेद या प्रकारों की यदि बात करें तो संधि के भेद या प्रकार कितने हो गए? तीन हो गए। एक हो गया कौन सा? स्वर संधि। एक हो गया कौन सा? व्यंजन संधि। और एक हो गया क्या? विसर्ग संधि। देखिए बेटा, संधि का मतलब होता है परिवर्तन। क्या मतलब होता है? संधि का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है बेटा? संधि का मतलब होता है क्या? परिवर्तन। और परिवर्तन किस किस के स्थान पर? यदि स्वर के स्थान पर परिवर्तन है तो स्वर संधि है, और यदि व्यंजन के स्थान पर परिवर्तन तो व्यंजन संधि हो जाएगी, और यदि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हुआ तो विसर्ग संधि होगी। ठीक है। इसका मतलब स्वर बदले, क्या बदले बेटा? स्वर बदले, स्वर बदले स्वर संधि। स्वर बदले क्या बेटा? स्वर संधि। यानी जहाँ पर स्वर बदल जाएगा वहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। व्यंजन बदले, क्या बदले बेटा? व्यंजन बदले, व्यंजन बदले संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। और यदि बेटा क्या बदले? विसर्ग बदले, क्या बदले? विसर्ग बदले, मतलब विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन हो, यानी विसर्ग बदले, विसर्ग बदले तो क्या हो जाएगी बेटा? विसर्ग संधि हो जाएगी। ये चीज़ आप यहीं से आधार बना लें कि जहाँ पर स्वर बदलेगा वहाँ स्वर संधि होगी, जहाँ व्यंजन बदलेगा वहाँ व्यंजन संधि होगी, और जहाँ विसर्ग बदलेगा वहाँ संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। ये आधारशिला आप यहीं से ले सकते हैं। तो संधि के भेद या प्रकारों की यदि बात करें तो संधि के भेद या प्रकार हो गए तीन: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बेटा। अब देखिएगा बेटा, नंबर एक पर बात करें तो बेटा अपने पास है स्वर संधि। कौन संधि है? नंबर एक पर अगर अपन बात करें तो अपने पास संधि कौन सी है? स्वर संधि है।
ठीक है, स्वर संधि मतलब स्वर के स्थान पर परिवर्तन की ये बात कर रहा है बेटा। यदि स्वरों की यदि अपन बात करें तो अपने पास 11 स्वर है। कितने स्वर है? 11 स्वर है। ए, आ, ई ह्रस्व, ए दीर्घ, उ ह्रस्व, उ दीर्घ, री, ए, आई, ओ और आ। ये अपने पास 11 स्वर और इन्हीं 11 स्वरों के स्थान पर क्या होगा? परिवर्तन या बदलाव होगा। इसका पूर्व पद में यानी प्लस के पहले भी क्या बेटा? प्लस के पहले भी इन्हीं 11 स्वरों में से कोई सा न कोई सा स्वर आएगा और प्लस के बाद भी इन्हीं 11 स्वरों में से कोई सा न कोई सा क्या आएगा? स्वर आएगा। मतलब दोनों तरफ क्या होते हैं? स्वर होते हैं। मतलब स्वर स्वर का मेल होता है और जहाँ स्वर स्वर का मेल होता है वहाँ संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी बेटा? स्वर संधि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा इससे इसका। अब देखो बेटा, स्वर संधि के उपभेदों की यदि अपन बात करें, किसकी बात करें? स्वर संधि के उपभेदों की बात करें तो स्वर संधि के उपभेद होते हैं कितने? 5। ये जो आपके पास 11 स्वर दिए गए हैं, ये 11 स्वर 5 भागों में बढ़ जाते हैं। कितने भागों में बढ़ जाते हैं? 5 भागों में बढ़ जाते हैं और भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। 5 भागों में बढ़ करके भिन्न भिन्न रूप में परिवर्तित होते हैं, भिन्न भिन्न रूप में बदलते हैं, नवीन रचनाएं करते हैं। ठीक है, नवीन रचनाएं करते हैं। तो 5 भागों में बांटना है आपको स्वरों को। नंबर 1 पर है बेटा, वो है यण स्वर संधि। कौन संधि है? यण स्वर संधि। नंबर 2 पर बात करें तो अयादी स्वर संधि है बेटा। कौन सी है? अयादी स्वर संधि है। नंबर 3 बात करें तो बेटा कौन संधि है? गुण स्वर संधि है। नंबर 4 बात करें तो बेटा कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि है। और नंबर 5 यदि बात करें तो दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, इसका स्वर संधि के यदि अपन उपभेदों की बात करें तो 5 है बेटा, जिसके अंतर्गत एक तो है अपने पास यण स्वर संधि, एक है अपने पास कौन सी? अयादी स्वर संधि, एक है अपने पास गुण स्वर संधि और एक है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी बेटा? वृद्धि स्वर संधि है। और एक यदि बात करें तो वो है दीर्घ स्वर संधि। इसका मतलब स्वर संधि के यदि उपभेदों की बात करें तो स्वर संधि के उपभेद हो गए कितने बेटा? 5। कितने हो गए? 5 हो गए। जैसे यण संधि होगी, अयादी संधि होगी, गुण संधि होगी, वृद्धि संधि होगी और दीर्घ संधि होगी। यण, अयादी, गुण, वृद्धि और क्या बेटा? दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, 5 भागों में से क्या किया जाता है? विभक्त किया जाता है, 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले अपनी चर्चा रहेगी वो रहेगी बेटा किस संधि पर? यण संधि पर। किस पर रहेगी? यण संधि पर। सबसे पहले 1 नंबर पर बात करेंगे वो करेंगे यण संधि की। ठीक है, संधि को ऐसे ही डेप्थ नॉलेज के तहत अपने को पढ़ना है और फिर इसका प्रैक्टिस करना है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, चाहे सेकेंड ग्रेड की करें, चाहे आप पटवार की तैयारी करें, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, सभी के लिए फायदेमंद है, सभी के स्तर के अनुरूप है। देखिए बेटा, नंबर 1 पर बात करें तो नंबर 1 पर अपने पास है यण संधि। कौन संधि है बेटा? यण संधि। यण संधि के अंतर्गत स्वरों को किस प्रकार से आप काम में लेते हैं तो ध्यान रखिएगा। देखिए बेटा, खंडन से मंडन की पहचान, मतलब इसमें शब्द का खंडन हुआ होता है तब किस प्रकार की स्थिति होती है और उससे मंडन किस तरह से करते हैं। यानी खंडन क्या होता है? टुकड़ा क्या होता है? तोड़ा हुआ होता है तो किस स्थिति में होता है और उसका जब मंडन करते हैं, उसे जब जोड़ते हैं तो किस प्रकार की स्थिति होती है। ये चीज़ देखनी है अपने को, खंडन और मंडन की स्थिति को देखना है। ठीक है बेटा, देखिएगा बेटा, नंबर 1 के अंतर्गत आपके पास टाइप देखिएगा किस प्रकार की रहती है। टाइप में थोड़ी सी बना देता हूँ। यहाँ पर क्या रहती है? पूर्व पद में ई ह्रस्व या ई दीर्घ होता है, उ ह्रस्व या उ दीर्घ होता है। ये टाइप बना लेना बेटा, उ ह्रस्व उ दीर्घ होता है और क्या होता है? री स्वर होता है। ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए बेटा? असमान स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असमान स्वर होना चाहिए। मतलब क्या नहीं होना चाहिए? समान स्वर नहीं होना चाहिए। तो ई के स्थान पर हो जाएगा बेटा क्या? ये क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा और री के स्थान पर क्या हो जाएगा? रह हो जाएगा। ठीक है, तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वह और री के स्थान पर क्या हो जाता है? रह हो जाता है। जैसे कि अपने पास उदाहरण लिखा हुआ है देवी प्लस अर्पण। क्या लिखा है बेटा? देवी प्लस अर्पण। यदि पूर्व पद में देखें तो आपके पास क्या दिया बेटा? ई दीर्घ दे रखी है, उसके सामने देखो क्या ई के सामने ई थोड़ा है? नहीं है। इसका मतलब क्या? असमान स्वर वाली बात लिखी गई है वो सही है? सही है बेटा। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा।
ई के स्थान पर यह हो जाएगा। तो देखो बेटा, दे तो ऐसा कैसा लिखा आपने, और वह में से ई निकालते वह आधा हो गया, ये आधा वह लिख दिया। ई के स्थान पर ये कर दिया आपने, और ये में क्या मिला दिया, ए स्वर मिला दिया। तो शब्द बन गया आपके पास देवेरपण। क्या बन गया, देवेरपण। परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा उदाहरण है। ऐसे किया करो बेटा, जैसे देवी प्लस यदि इच्छा लिखा हुआ है ना, कि देवी प्लस इच्छा लिखा हुआ है, तो देवी इच्छा बन जाएगा। ई के सामने ई आने पर दीर्घ संधि हो जाएगी, लेकिन ई के सामने असमान स्वर आने की स्थिति में संधि होगी, वो कौन सी होगी, यण संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। और इसका मतलब देवी प्लस अर्पण से शब्द बन जाएगा देवेरपण। क्या बन जाएगा, देवेरपण। ऐसे ही देखो बेटा, दूसरी टाइप का उदाहरण, दूसरा आपके पास लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है अनु प्लस एषण। क्या लिखा हुआ है, अनु प्लस एषण। अनु प्लस एषण से क्या शब्द बनेगा, तो बेटा देखिएगा, पूर्व पद में क्या आया आपके पास, ऊ आया है। क्या ऊ के सामने ऊ थोड़ा है बेटा, ऊ नहीं है, असमान स्वर है। तो ऊ के स्थान पर क्या बना लीजिए बेटा, वह बना लीजिए। और वह में किसकी मात्रा जोड़नी है आपको, ए की मात्रा जोड़नी है। ठीक है बेटा, तो ए ऐसा का ऐसा लिख दिया आपने, और न आपका आधा हो गया क्योंकि आपने ऊ निकाल लिया। और ऊ के स्थान पर आपने क्या बनाया बेटा, वह बनाया। वह में आगे से कौन से स्वर की मात्रा जोड़नी है, ए की मात्रा जोड़नी है। तो ए की एक मात्रा जोड़ दी और क्षण ऐसा का सा लिख दिया। तो अनु प्लस एषण से क्या शब्द बन गया बेटा, अन्वेषण बन गया। क्या बन गया, अनु प्लस एषण से क्या शब्द बन गया, अन्वेषण बन गया। मतलब ऐसे तोड़ना, मतलब टूटा हुआ है तो इस प्रकार से जोड़ना है, जुड़ा हुआ है तो कैसे तोड़ना है आगे बात करेंगे। लेकिन टूटे हुए शब्दों का खंडन आपको किस प्रकार से करना है, देख पा रही हो, समझ पा रही हो इस चीज़ को। अब देखो बेटा, एक मैंने बहुत लॉजिकली बात लिखी है आपके पास, मैंने री नहीं लिखा है इस जगह। क्या नहीं लिखा बेटा, री नहीं लिखा। देखो तय में री स्वर है ना, मैंने पूरे के पूरे त्रय को ही उठाया, त्रि को ही उठाया, पूरे के पूरे त्रि को उठा लिया। री के सामने री हिंदी में नहीं आता है, संस्कृत में आता है, तो डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रि दिया हुआ आपके पास, उस त्रि के स्थान पर मैंने डायरेक्ट त्रय बना दिया, और त्रय में आगे से ईश्वर की मात्रा जोड़ दी। और ईश्वर की मात्रा जोड़ी तो देखो कैसे शब्द बना, माँ ऐसा कैसा, त्रि का त्रय बनाया। और त्रय में किसकी मात्रा, ई छोटी की मात्रा लगाते हुए क्या लिखा, इच्छा लिखा। इसका मातृ प्लस इच्छा से शब्द बन गया क्या, मातृ इच्छा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ये बात लिखोगे कि इसकी खंडन से मंडन की पहचान समझ में आ गई क्या, कि जब शब्द का खंडन किया हुआ तो उस खंडन का मंडन किस तरह से किया जाता है, मतलब शब्द को जोड़ा किस तरह से जाता है, मतलब शब्द को अपन जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो खंडन से मंडन की पहचान के अंतर्गत देवी प्लस अर्पण से देवेर्पण शब्द बना, अनु प्लस एषण से अन्वेषण बना, और मातृ प्लस इच्छा से मातृ इच्छा शब्द की रचना हुई है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, ऐसा बनाया जा सकता है, बना सकते हैं अपन, ऐसा बना सकते हैं अपन, और ऐसा कर सकते हैं। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि सर किस तरह से रूप परिवर्तित होते हैं, किस तरह से शब्द बदलते हैं, परिवर्तित कैसे हो रहे हैं। क्या बेटा वास्तविक रूप में देवी प्लस अर्पण से बना देवेर्पण, और अनु प्लस एषण से बना अन्वेषण, और मातृ प्लस इच्छा से बना मातृ इच्छा, शब्दों में क्या परिवर्तन आया है, परिवर्तन आया है। तो वर्णों का मेल हुआ है, और वर्णों का मेल होने के बाद उनमें परिवर्तन या बदलाव आया है। इस परिवर्तन या बदलाव को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। और ऐसा परिवर्तन या बदलाव है, इसलिए अपन कह सकते हैं यहाँ संधि हुई है। और ई, उ और री के स्थान पर परिवर्तन होना मतलब सूचक है यण संधि का। किस संधि का सूचक है, यण संधि का सूचक है। बनाया जा सकता है, किया जा सकता है बेटा। चलिए बेटा आगे बात करते हैं बेटा। आगे देखिएगा, आपके पास शब्द लिखे हुए, आपको उनका खंडन करना है। क्या करना है बेटा, खंडन करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा इस जगह से, और वो क्या ध्यान रखना है आपको, कि खंडन से मंडन की पहचान वो थी। यहाँ पर खंडन कहाँ से होगा, शब्द का खंडन होगा ये, वह और रह से। कहाँ से होगा, ये, वह, रह से होगा। ये लॉजिकली फैक्ट रखना बेटा, कि ये, वह, रह से यदि शब्द का खंडन होता है तो वो यण संधि का सूचक होगा। किस संधि का सूचक होगा, यण संधि का सूचक होगा। यानी शब्दों का खंडन ये, वह, रह से होता है तो वो यण संधि का सूचक होगा। जैसे कि अपने पास पहला शब्द लिखा, वो अध्युडा लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा, अध्युडा लिखा हुआ है। देखो मैंने कलर भी चेंज करके इसका अध्युडा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उढ़ा यहाँ से मूल शब्द है। क्या है, उढ़ा यहाँ से मूल शब्द है, वो उढ़ा आपने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उढ़ा लिख दिया आपने, और ये के स्थान पर ई करते हुए अधि उपसर्ग निकाला है।
अधि प्लस उडा। इस अंश में से अध्युडा शब्द में से ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका खंडन करते समय वो खत्म हो गया, परिवर्तित हो गया, बदल गया। इसका मतलब अध्युडा शब्द में और अधि प्लस उडा शब्द में देखा जाए तो इसमें से क्या खत्म हुआ है, ये खत्म हुआ है, यानी ये के स्थान पर परिवर्तन हुआ है। और जहाँ ये के स्थान पर परिवर्तन होता है बेटा, निश्चित है कि वहाँ संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। कौन संधि होगी, यण संधि होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। दूसरे उदाहरण की बात करें तो बेटा दूसरा उदाहरण आपके पास लिखा हुआ है अध्ययन। क्या लिखा हुआ है, अध्ययन लिखा हुआ है। अध्ययन शब्द की यदि अपन बात करें तो बेटा अध्ययन में अयन यहाँ से निकल रहा है, अयन यहाँ से निकल रहा है, तो ये के स्थान पर ई करते अधि प्लस क्या हो गया, ये अयन हो गया। और अध्ययन और अधि प्लस अयन को देखोगे तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, जो कलर चेंज कर रखा है मैंने, ठीक है, किया जा सकता है, ये भी बड़ा आसान है। अत्यंत शब्द लिखा है बेटा, अत्यंत में से मूल शब्द पकड़ो पहले। अत्यंत में से मूल शब्द पकड़ोगे तो ये में से ए निकाल करके आगे न और तय अंत हो जाएगा। अंत सबसे पहले आपने लिख दिया। फिर आप कहते हैं कि यण संधि में सर ये के स्थान पर ई होता है तो अति निकल गया। बेटा ये ध्यान रखना, उपसर्गों में हमेशा ई की मात्रा और ऊ की मात्रा हमेशा छोटी आएगी, बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। ए की मात्रा और ऊ की मात्रा हमेशा क्या आएगी, छोटी आएगी, बड़ी नहीं आएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रहे। अब देखो बेटा, जैसे सब लिखा आपके पास अत्यावश्यक, क्या लिखा हुआ है, अत्यावश्यक लिखा हुआ है। क्या बेटा यहाँ से आवश्यक मूल शब्द निकाला जा सकता है, आवश्यक मूल शब्द निकाला जा सकता है। तो ये के स्थान पर ई करते अति प्लस आवश्यक होता है या नहीं होता है, आप कहोगे होता है सर, आवश्यक हो गया, आवश्यक हो गया, तो ये के स्थान पर ही हो गया। इसका मतलब अति प्लस क्या हो गया, आवश्यक हो गया। अति प्लस क्या हो गया बेटा, आवश्यक हो गया। और अति प्लस आवश्यक से अत्यावश्यक शब्द बना, ये के स्थान पर परिवर्तन हुआ। इसका मतलब यण संधि का ये क्या है, सूचक है, ठीक है। अत्यल्प लिखा हुआ है, बहुत आसान है, करो इनको, देखो मूल शब्द पकड़ो इनमें। अत्यल्प लिखा हुआ है तो अल्प यहाँ से मूल शब्द निकल जाएगा। अल्प यदि मूल शब्द निकल जाता है तो ये के स्थान पर ई करते अति प्लस क्या हो जाएगा, ये अल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति प्लस क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। बहुत आसानी से किया जा सकता है। अत्याधुनिक शब्द लिखा है बेटा, क्या लिखा हुआ है, अत्याधुनिक शब्द लिखा हुआ है। क्या अत्याधुनिक में आप सभी को विदित है कि सर आधुनिक इसमें मूल शब्द है, क्या है, आधुनिक मूल शब्द है। ये आधुनिक हमने लिख दिया है, ठीक है बेटा, लिख दिया आधुनिक। तो बेटा ये के स्थान पर ये करोगे क्या नहीं करोगे, अति प्लस आधुनिक करोगे या नहीं करोगे, करोगे। तो अति प्लस आधुनिक मतलब आधुनिक से भी आधुनिक अव्ययभाव समास का उदाहरण भी है। अत्यल्प अल्प से भी अधिक अल्प अव्ययभाव समास का उदाहरण है बेटा। ये अत्यावश्यक आवश्यकता से भी अधिक के समास का उदाहरण है, अव्ययभाव समास का उदाहरण है बेटा, ठीक है। न्याय शब्द लिखा है बेटा तुम्हारे पास। न्याय शब्द की यदि बात करें तो क्या यहाँ से आय मूल शब्द निकाल सकते हैं आप, आय मूल शब्द निकाल सकते हैं, तो आय निकाल दीजिएगा और ये के स्थान पर ई कर दीजिएगा। इसका मतलब नी धन क्या हो जाएगा, ये आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नी धन क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ऐसे और उदाहरण देखिएगा बेटा, जैसे अभ्यास और अभ्यागत शब्द लिखे हुए, अभ्यास लिखा हुआ, अभ्यागत लिखा हुआ है। अभ्यास की यदि बात करें तो आस निकलेगा यहाँ से, ये के स्थान पर ई करते अभिधन क्या हो जाएगा, ये आस हो जाएगा। अभ्यागत की यदि बात करें तो यहाँ से आगत मूल शब्द निकल जाएगा, तो ये के स्थान पर ई होते अभिधन क्या हो जाएगा, ये आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिधन क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा। किया जा सकता है आसानी से, सरलता से। तो अभिधन क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा, ये भी कर सकते हो। और देखो बेटा अभ्युत्थान, देखो बेटा अभ्युत्थान में ऊ छोटा आता है, ठीक है। अभ्युत्थान शब्द लिखा हुआ आपके पास। अभ्युत्थान और अभ्यस्त शब्द लिखे गए। अभ्युत्थान और अभ्यस्त शब्दों की यदि बात करें तो वही बात है बेटा कि यहाँ से उत्थान मूल शब्द निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, उत्थान, यहाँ से मूल शब्द निकल जाएगा, उत्थान लिख दीजिएगा। ये के स्थान पर ई करते अभि उपसर्ग निकल जाएगा, अभि प्लस उत्थान हो जाएगा। अभ्यस्त की बात करें तो बेटा अस्त, यहाँ से मूल शब्द निकल जाएगा, अस्त आपने लिख दिया और ये के स्थान पर ई करते अभि हो गया। अभिधन क्या हो गया, ये अस्त हो गया। क्या हो गया, अभिधन अस्त हो गया। किया जा सकता है। ऐसे ही आपके पास सब लिखा है बेटा पर्यावरण। क्या लिखा हुआ है, पर्यावरण लिखा हुआ है। आवरण यहाँ से मूल शब्द निकल जाएगा, यह आवरण आप लिख दीजिएगा और ये के स्थान पर ई करके रेमी वो मात्रा लगानी है, तो परिधन क्या हो जाएगा, आवरण हो जाएगा। पर्यंत की बात करें तो अंत मूल शब्द है, अंत मूल शब्द है, अंत लिख दो।
और ये के स्थान पर ई करते हुए परी उपसर्ग निकालना है। परी प्लस क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यहाँ शब्द लिखा है नार्योचित्ते। देखो बेटा औचित्य यहाँ से मूल शब्द निकल जाएगा। और ये शब्द किसकी बात कर रहा है, आप क्या ये जानते हैं कि नार्योचित्य शब्द बात किसकी कर रहा है सर? नार्योचित्य शब्द वो बात किसकी कर रहा है? नारियों की औचित्य की तो बात कर रहा है। नारियों के लिए जो उचित हो, औचित्य में उचित होता है वैसे मूल शब्द, तो इसका नार्योचित्य में से औचित्य आपके पास मूल शब्द निकल जाएगा। औचित्य आपने मूल शब्द निकाल लिया। औचित्य यदि आपने मूल शब्द निकाल लिया तो यह के स्थान पर ई करते क्या यहाँ पर मूल शब्द आपके पास नारी निकल कर के आया, नहीं आया? तो नारी प्लस औचित्य और नार्योचित्य शब्द को देखा जाए तो यह के स्थान पर परिवर्तन हुआ है। और जहाँ बेटा ये के स्थान पर परिवर्तन होता है वहाँ यण संधि होती है। देखो बेटा कितना लॉजिकली है कि उक्त सभी उदाहरणों के अंतर्गत या सभी जो जितने भी उदाहरण हैं उनमें ये के स्थान पर क्या करते हुए, ई करते हुए आपने क्या किया है, यण संधि का उसे सूचक बनाया। बहुत आसान, बहुत लॉजिकली है। मैं कह रहा हूँ डीपली पढ़ो किसी चीज़ को, आराम से पढ़ो, अच्छी प्रकार से पढ़ो, बहुत अच्छी प्रकार से, धीरे 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 किसी चीज़ को इतना गहराई बनाओ कि वो इतनी गहराई हो जाए कि फिर गलती होने की कोई संभावना ना बने, कोई चांस ना हो कि अपना गलत हो जाए। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा आगे के यदि अंश की बात करें तो बेटा आगे का जो उदाहरण आपके पास चलेगा वो चलेगा वह के स्थान पर ऊ करने के। वह के स्थान पर आपको क्या करना है, ऊ करना है, ह्रस्व या फिर दीर्घ। ठीक है। उपसर्ग में हमेशा ह्रस्व ही आएगा, छोटा ही आएगा, बड़ा नहीं आएगा। तो बेटा अन्वेषण शब्द की यदि अपन बात करें, किसकी बात करें, अन्वेषण शब्द की बात करें तो बेटा यहाँ से देखो ए श और न, एषण मूल शब्द निकल रहा है, ये एषण आप लिख दीजिएगा, एषण आप लिख दीजिएगा। तो वह के स्थान पर ऊ करते ये अनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। तो अनु प्लस क्या बन गया, एषण बन गया। क्या बन गया, एषण बन गया। वह के स्थान पर ऊ करते अनु प्लस एषण शब्द निकल जाएगा। एषण मतलब होता है खोज, अनु मतलब होता है पीछे, पीछे पीछे जो अपन खोज करते हैं उसको क्या कहते हैं, अन्वेषण करते हैं। यानी अन्वेषण किया उन्होंने, खोज की उन्होंने, जांच की इसकी, है ना। ऐसे शब्द लिखा है बेटा आपके पास अन्वीक्षा। क्या लिखा हुआ है, अन्वीक्षा लिखा हुआ है। यदि अन्वीक्षा की बात करें तो बेटा यहाँ से इच्छा मूल शब्द निकलेगा। ई बड़ी है तो बड़ी रखनी है बेटा, और छोटी है तो छोटी रखनी है। यहाँ पर बड़ी है तो बड़ी लिख दिया आपने, इच्छा, और वह के स्थान पर ऊ करते अनु हो गया। ये अनु प्लस क्या हो गया, इच्छा हो गया। क्या हो गया, अनु प्लस इच्छा हो गया। ऐसे यदि अपन बात करें स्वागत शब्द की तो बेटा स्वागत में से मूल शब्द की यदि अपन बात करें तो स्वागत में मूल शब्द है वो आगत निकल रहा है। क्या निकल रहा है, आगत निकल रहा है। यदि आगत मूल शब्द निकल रहा है तो वह के स्थान पर ऊ कर दिया जाए। वह के स्थान पर क्या कर दिया जाए, ऊ कर दिया जाए। इसका मतलब देखो आगत लिखना बेटा, यहाँ पर आगत, अगत लिखा हुआ है, आगत कर लेना। आगत निकल गया तो वह के स्थान पर ऊ करते सु प्लस आगत हुआ या नहीं हुआ, ये हो गया। सु यानी अच्छा, आगत यानी आना। आपका आना क्या है, अच्छा है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं, स्वागत शब्द को अपन काम में लेते हैं। यानी सु प्लस क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा। ठीक है बेटा। स्वलभ शब्द की यदि अपन बात करें तो स्वलभ शब्द के अंतर्गत मूल शब्द जो निकल रहा है वो निकल रहा है अल्प। क्या निकल रहा है, अल्प निकल रहा है। ठीक है। अल्प अपन ने यहाँ पर मूल शब्द लिख दिया तो वह के स्थान पर ऊ करते सु हो गया, क्या नहीं हो गया। तो इसका सु प्लस क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा। सु यानी अच्छा, अल्प यानी थोड़ा। जो थोड़ा है वो बहुत अच्छा है, जो थोड़ा है वो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से भी तो अपन इसे कर सकते हैं। इसका सु प्लस अल्प, जो थोड़ा है वो बहुत अच्छा है, किया जा सकता है। ऐसे यदि बात करें बेटा स्वच्छ की तो स्वच्छ में से मूल शब्द जो निकल रहा है वो निकल रहा है अच्छ। क्या निकल रहा है, अच्छ निकल रहा है। तो वह के स्थान पर ऊ करते सु प्लस अच्छ होता है या नहीं होता, सु प्लस अच्छ होता है, जिससे शब्द बन जाएगा आपका स्वच्छ। क्या बन जाएगा, स्वच्छ। तो बेटा एक दूसरी जो टाइप है यण संधि की वो है वह के स्थान पर क्या करते हुए ऊ ह्रस्व या फिर ऊ दीर्घ करते हुए उसका क्या करना, खंडन करना। क्या करना, खंडन करना है। देखो जैसे आपके पास सब लिखा हुआ है वध्वागमन। क्या लिखा है बेटा, वध्वागमन शब्द लिखा हुआ है। यदि वध्वागमन शब्द की बात करें तो वध्वागमन में क्या बेटा, आगमन मूल शब्द है। क्या, आगमन मूल शब्द है। आगमन मूल शब्द है, इसका मतलब आगमन अपन ने लिख दिया।
क्या लिख दिया, आगमन अपन लिख दिया, तो वह के स्थान पर ऊ करते ही क्या हो जाएगा, ये वधु हो जाएगा। वधु प्लस आगमन से शब्द बन गया वधवागमन। क्या बन गया, वधु प्लस आगमन से शब्द बन गया वधवागमन। किया जा सकता है आराम से। चलिए बेटा, वधु प्लस आगमन से वधवागमन बन जाएगा। वह के स्थान पर ऊ करने वाली बात होगी। अब देखो बेटा, थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज जोड़ लीजिएगा। अब बेटा आपको देखो एक काम करना है, आपको शब्द को तोड़ना है त्रय से। किससे तोड़ना है, त्रय से तोड़ना है। ठीक है, त्रय से शब्द तोड़ना है और त्रय में जो भी स्वर दिया वो आगे निकाल देना है, और त्रय के स्थान पर आपको करना है त्रि। क्या करना है, त्रि करना है। ये बहुत अच्छे उदाहरण काफ़ी बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। त्रि के स्थान पर यानी त्रय के स्थान पर त्रि करते हुए इसका खंडन करना है। यहाँ से यदि मूल शब्द की बात करें तो आज्ञा मूल शब्द है, तो आज्ञा आपने लिख दिया आज्ञा आपने। तो त्रय के स्थान पर त्रि करते ये मातृ प्लस क्या हो गया, आज्ञा हो गया। क्या हो गया, मातृ प्लस आज्ञा हो गया। यहाँ से आज्ञा आपने मूल शब्द निकाल लिया और त्रय के स्थान पर त्रि कर दिया। मातृधन क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा। मातृधन क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा। और किया जा सकता आराम से, आसानी से, सरल, ये कोई कठिन नहीं है। तो मातृ प्लस आज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास शब्द लिखा हुआ पित्राज्ञा, दोनों रिलेटेड शब्द है। एक माता से आज्ञा की बात कर रहा है, एक पिता से आज्ञा की बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से यदि मूल शब्द की बात करें तो क्या आज्ञा मूल शब्द निकलता है, आज्ञा मूल शब्द निकलता है। इसका मतलब अपने आज्ञा मूल शब्द लिख दिया और त्रय के स्थान पर त्रि किया, तो मातृधन क्या हो गया, ये पितृधन आज्ञा हो गया और ये मातृधन आज्ञा हो गया। ये मातृधन आज्ञा हो गया, पितृधन आज्ञा हो गया, क्योंकि त्रय के स्थान पर त्रि किया आपने। तो पितृधन क्या हो गया बेटा, ये आज्ञा हो गया। इसका मतलब ये भी किया जा सकता है, बड़ा आसान है, सरल ही है। यदि आगे के उदाहरण की बात करें तो पितृनुमति शब्द लिखा हुआ है, काफी बार पूछा जाता है। यदि पितृनुमति शब्द की बात करें तो यहाँ से क्या अनुमति आप मूल शब्द निकाल सकते हैं। क्या यहाँ से आप बात करें तो अनुमति मूल शब्द निकाल सकते हैं। यदि आपने अनुमति मूल शब्द निकाल लिया तो ये तो लिख दिया आपने अनुमति। क्या लिख दिया, अनुमति लिख दिया। और यहाँ पर त्रय के स्थान पर त्रि किया तो पितृ प्लस क्या हो गया, अनुमति हो गया। क्या हो गया, पितृ प्लस अनुमति हो गया। पितृ अनुमति का खंडन, पितृ प्लस अनुमति। देखो बेटा, कई बार क्या करते हैं अपन, पितृ प्लस अनुमति से पित्रानुमति शब्द बना देते हैं, लेकिन बनेगा नहीं। देखो बेटा, पी और क्या बेटा, त्रि का त्रय करो, त्रि का त्रय करो तो त्रय आधा ही तो होता है ना, आधा होता है। अब आगे देखो क्या बेटा, ए है तो ए ही तो जोड़ सकते हो, या आ होता तो आप आ जोड़ सकते थे। जैसे पितृ प्लस आदेश होता तो पित्रादेश बना सकते थे, लेकिन ए है आगे तो ए ही जोड़ सकते हो। इसका मतलब पितृनुमति शब्द बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पितृनुमति बन जाएगा। किया जा सकता है। तो पितृ प्लस अनुमति से पितृनुमति बनेगा, न कि पित्रानुमति बनेगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रहे। एक शब्द लिखा गया बेटा धात्रिंश। क्या लिखा गया, धात्रंश लिखा गया। यदि धात्रंश शब्द की बात करें तो यहाँ से मूल शब्द निकल रहा है, वो अंश निकल रहा है। क्या निकल रहा है, अंश निकल रहा है। इसका मतलब आपने अंश लिख दिया इसलिए। और त्रय के स्थान पर त्रि किया तो धात्री प्लस क्या बन जाएगा, ये अंश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धात्री प्लस अंश बन जाएगा। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, बहुत आसान है। लेकिन एक लॉजिकली आपको ध्यान रखना है कि मूल शब्द किस तरह से पकड़ा जाए। वक्तृउद्बोधन शब्द लिखा, बहुत ही शानदार शब्द है। यदि वक्तृउद्बोधन शब्द की बात करें तो बेटा क्या यहाँ से उद्बोधन मूल शब्द निकाल सकते हैं अपन, उदबोधन, उद्बोधन निकाल सकते हैं। तो ये अपन ने क्या निकाल दिया, उद्बोधन निकाल दिया। और त्रय के स्थान पर त्रि करते ही वक्तृ प्लस उद्बोधन हो गया। इससे शब्द बनाओगे, देखो वापिस, वह लिखो, कै लिखो, त्रि का त्रय बनाओ, आगे से किसकी मात्रा जोड़ो, ऊ की मात्रा जोड़ो, इसमें ऊ की मात्रा जोड़ दो, शब्द क्या बन गया, वक्तृउद्बोधन बन गया। क्या बन गया बेटा, वक्तृउद्बोधन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, वक्तृउद्बोधन बन गया। क्या ऐसा किया जा सकता है, क्या अपन ऐसा कर सकते हैं, क्या इस प्रकार का संपन्न किया जा सकता है। बहुत आसान है बेटा, कोई कठिन नहीं है। देखो बेटा, क्या क्या अंश की बात की है तुमने, देख लीजिएगा एक बार, क्या क्या आपने अंशों की बात की है, कौन कौन से अंशों को आपने क्या किया बेटा, काम में लिया है, यानी किस प्रकार से आपने परिवर्तन किया है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ किस प्रकार से आपने आज के अंशों को इनको काम में लिया है। देखना बेटा किस तरह से आपने अंशों को काम में लिया है और किस तरह से मैंने इनको समझाया है, तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखो बेटा,
आपने डेप्थ नॉलेज लिया बेटा, डीपली नॉलेज है, ध्यान रखना। इस प्रकार का ज्ञानार्जन आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे अपन ने क्या किया, संधि शब्द की रचना की बात की। सबसे पहले संधि शब्द की रचना सम प्लस दी से हुई है, व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। शाब्दिक अर्थ मिलाना जोड़ना यानी मेल जोड़ होता है, विलोम विग्रह होता है। परिभाषा में बात की है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं बेटा, संधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे अंत्य प्लस अक्षरी से अंत्याक्षरी शब्द की रचना की है बेटा आपने। संधि के भेद या प्रकारों की आपने बात की है कि संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जहाँ स्वर बदलेगा वहाँ स्वर संधि होगी, जहाँ व्यंजन बदलेगा वहाँ व्यंजन संधि होगी, और जहाँ विसर्ग बदलेगा वहाँ विसर्ग संधि होगी। फिर बेटा आपने ज्ञानार्जन किया कि सर स्वर संधि में नंबर 1 यण संधि है अपने पास, और यण संधि के बारे में अपन बात करें तो क्या की है अपन ने, पहले अपने बात की है सर स्वर संधि। स्वर संधि में 11 स्वरों का प्रयोग होता है, ए आ ई ओ री ए आई ओ औ का योग होता है। प्लस के पहले भी स्वर आता है, प्लस के बाद में भी स्वर आता है, मतलब प्लस के पहले और प्लस के बाद में किसका योग होता है, स्वर का योग होता है। स्वर संधि के उपभेदों की यदि बात करें तो 5 है, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि की अपन ने बातें की है। ठीक है, अब अपन ने यहाँ से उठाया, वो उठाया किस संधि को, यण संधि को। किस संधि को उठाया बेटा, यण संधि को उठाया आपने। और यण संधि के संबंध में आपने चर्चा की है कि सर इसका खंडन कैसे होता है, यानी शब्दों का खंडन से मंडन कैसे होता है, या मंडन से खंडन कैसे होता है। ठीक है बेटा, यण संधि का प्रारूप ध्यान रखें। पूर्व पद में ई ह्रस्व ई दीर्घ आता है, यह होता है। ओ या दीर्घ या ह्रस्व होता है तो वह होता है, री के स्थान पर रह हो जाएगा। प्लस उत्तर पद में असमान स्वर होना चाहिए, सम्मान होते ही दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, सम्मान होते इक्वल होते ही क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। देवी प्लस अर्पण से देवी अर्पण शब्द बनाया, अनु प्लस ऐसन से अन्वेषण बनाया, मातृ प्लस इच्छा से मातृ इच्छा शब्द बनाया है आपने, बनाया या नहीं बनाया भाई, मातृ प्लस इच्छा से आपने शब्द क्या बनाया बेटा, मातृ इच्छा बनाया। और फिर आपने बात की है कि सर ये के स्थान पर परिवर्तन कैसे होता है, तो अधि प्लस उडा से अध्युडा शब्द बनाया आपने। अध्ययन अधि प्लस अयन किया आपने, अत्यंत अति प्लस अंत किया आपने, अत्यावश्यक अति प्लस आवश्यक किया आपने, अत्यल्प अति प्लस अल्प किया आपने, अत्याधुनिक अति प्लस आधुनिक किया आपने, न्याय नी प्लस आय किया आपने, अभ्यास से आपने अभि प्लस आस बनाया, अभ्यागत से अभि प्लस आगत का निर्माण किया, अभ्युत्थान से अभि प्लस उत्थान की बात की, अभ्यस्त से अभि प्लस अस्त की बात की, पर्यावरण से परि प्लस आवरण की बात की, पर्यंत से परि प्लस अंत की बात की, और नार्योचित्य से नारी प्लस औचित्य की बात की है। फिर बेटा आपने वह के स्थान पर परिवर्तन किया, और वह के स्थान पर परिवर्तन करके किस प्रकार से शब्द बनाया आपने, जैसे अन्वेषण का किया है तुमने अनु प्लस एषण, अन्वेक्षा का अनु प्लस इच्छा, स्वागत का सु प्लस आगत, स्वल्प का सु प्लस अल्प, स्वच्छ का सु प्लस अच, और एक यहाँ पर मैंने शब्द लिखा था वधवागमन, वधु प्लस आगमन। बेटा स्त्री सूचक शब्दों में ए की मात्रा बड़ी आती है, क्या आती है, ए की मात्रा या ऊ की मात्रा की यदि बात करें तो वो दीर्घ आती है। जैसे नारी की बात करें, वधु की बात करें, पत्नी की बात करें, स्त्री की बात करें, ठीक है, तो क्या रहेगी बेटा, बड़ी रहेगी, ऊ की मात्रा और ई की मात्रा बड़ी रहती है। अब यदि अपन बात की बेटा वो की आपने किसके स्थान पर, त्रय के स्थान पर त्रि की, किसके स्थान पर, त्रय के स्थान पर त्रि की आपने बात की है। जैसे मैंने एक लॉजिकल इफेक्ट बताया आपको कि त्रय के स्थान पर डायरेक्ट आप त्रि करें, आप रय के स्थान पर री ना करें, त्रय के स्थान पर डायरेक्ट त्रि कर लें, आपके शब्दों का खंडन हो जाएगा, बहुत आसान है। जैसे मात्राज्ञा पित्राज्ञा सब लिखा हुआ है, मातृ प्लस क्या हो जाएगा, आज्ञा हो जाएगा, पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा हो जाएगा, पितृ अनुमति पितृ प्लस अनुमति हो जाएगा, दातृंश दातृ प्लस अंश हो जाएगा, वक्तृउद्बोधन वक्तृ प्लस उद्बोधन हो जाएगा। ऐसे देखो आपके पास जैसे सब लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पित्रादेश लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पित्रादेश लिखा हुआ है, क्या आदेश नहीं निकाल सकते आप, पितृ प्लस आदेश हो जाएगा। जैसे मात्रादेश शब्द लिखा हुआ है तो क्या करोगे, मातृ प्लस आदेश हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, किया जा सकता है बेटा, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, कर सकते हैं अपन। जैसे इतना सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि मूल शब्द के अंश क्या है। यदि मूल शब्द आपके पकड़ में आ जाते हैं अच्छे प्रकार से तो इसका मतलब आराम से, आसानी से, या सरलता कह सकता हूँ मैं, या सहजता कह सकता हूँ कि बिल्कुल बहुत सरलता से समझ सकते हैं।
चलिए बेटा, आज की क्लास के अंतर्गत अपन ने यण स्वर संधि की बात कर ली है, यानी संधि के संबंध में बेसिक बातें, और संधि के संबंध में बेसिक बातें करने के साथ साथ अपन ने बात कर ली है, वो कर ली है किस संधि की, यण संधि की। अगली क्लास में अपन बात करेंगे अयादी संधि की, फिर गुण संधि की, फिर वर्धी संधि की, फिर दीर्घ संधि की, फिर व्यंजन संधि की, और फिर विसर्ग संधि की। जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके ये जो आपने जो कुछ पढ़ा है आज की क्लास के अंतर्गत आपको कैसा लगा, किस प्रकार का लगा, या फिर आपको कुछ और चाहिए तो आप और जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप या आपका कोई मित्र आरपीएससी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेता है या कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो मेरा रेफरल कोड मनोज 10 यूज कर सकता है। यदि आप मनोज 10 रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, चाहे आप कोई सा भी सिलेबस परचेज करें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए, सभी का आभार। और हिंदुस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी की ओर से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए ढेर सारी बधाइयाँ लेकर के आए, ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आए आपको मेरी ओर से और अनअकैडमी परिवार की ओर से आप सभी को ढेर सारी नव वर्ष की आगामी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ओके मित्रों, धन्यवाद। जुड़े रहा करो, पढ़ते रहा करो, अपने नॉलेज को शेयर किया करो, अपने नॉलेज को बांटा करो कि आप क्या करते हैं, कितना पढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, ओके। तो धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई डाउट रहते हैं, आपकी कोई दिक्कत रहती है या फिर कोई संशय लगता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो ओके मित्रों, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।